हेलो व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया फ्लाई। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हुए तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि कोई भी जॉब के अपडेट्स मैं डालती हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले एंड आप सबसे पहले अप्लाई कर सको, चांस मिस ना कर सको। फाइन। तो ये सबसे मोस्ट डिमांडेबल वीडियो है मेरे अब तक का। लाइक इन एवरी वीडियो एक ही कमेंट आता है सबको कि दी प्लीज़ एक अच्छे से प्रॉपर हमें ग्राउंड स्टाफ की वीडियो बना के बता दो कि जॉब कैसे अप्लाई करनी है, नहीं करनी है, क्या क्या होता है ग्राउंड स्टाफ में, क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं आज ये वीडियो शूट करी जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल। आई होप आप खुश हो जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो बात करते हैं ग्राउंड स्टाफ की। ग्राउंड स्टाफ जो होता है ना, जो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि दो तरीके के काम होते हैं एयरलाइन में। एक तो होती है इन फ्लाइट सर्विस, एक होती है ग्राउंड सर्विस। ठीक है, इन फ्लाइट सर्विस वो होती है जो कि फ्लाइट में सर्विस देते हैं कस्टमर को, पैसेंजर को जो भी प्रोवाइड करते हैं ना, वो होती है इन फ्लाइट सर्विस। और एयरक्राफ्ट के बाहर में जो भी सर्विसेज होती है, जो भी सर्विस होती है ना, वो हो जाता है ग्राउंड सर्विस या ग्राउंड स्टाफ सर्विस हो जाता है। ठीक है, तो अंदर में जो फ्लाइट की चीज़ें चलती है उसके लिए हम कैबिन क्रू या उसके अंदर वाली चीज़ों के लिए अलग से इंटरव्यू कंडक्ट होता है, वो अलग चीज़ हो जाती है। बट ग्राउंड पे कस्टमर के एंटर करने से लेके फ्लाई करने तक की जो सफ़र होता है ना, वो सारे चीज़ें ग्राउंड सर्विस वाले ही करते हैं। जो ग्राउंड स्टाफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन्हीं की कृपा से ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको ये पता चल गया कि इन फ्लाइट सर्विस क्या है एंड ग्राउंड सर्विस क्या है, दोनों का अलग अलग फ़र्क होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि ग्राउंड स्टाफ में क्या क्या पोजीशन होते हैं। देखो, ग्राउंड स्टाफ में ना बहुत सारे पोजीशन होते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो मेन है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है ना ग्राउंड स्टाफ में, होता है रैंप वालों का, कस्टमर सर्विस वालों का एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का। ठीक है, ये तीनों चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखो तो कार्गो में भी होते हैं एंड कैटरिंग सर्विस भी होती है। ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट वो बात की बात हो जाती है, उतना उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बट ग्राउंड स्टाफ सर्विस जो आप पूछ रहे हो, तो ये तीनों ही सबसे मेन होता है जो एयरलाइन में इंपॉर्टेंट होती है काम करने के लिए। ठीक है, मैं आपको आराम से इन डिटेल ये तीनों का अच्छे से बता देने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, ताकि आपको एक छोटा छोटा जो डाउट्स हो ना माइंड में, वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले जब इंडिगो ने अभी अपने वैकेंसी में ये बता रखा है कि वो सिक्योरिटी हायर कर रहे हैं, रैंप वाले को हायर कर रहे हैं, कस्टमर सर्विस को हायर कर रहे हैं। ठीक है, आपको इन तीनों में से कौन से में अप्लाई करनी है, आपको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि आप कस्टमर सर्विस में जाना चाहते हो या रैंप में या सिक्योरिटी में। आप अपने क्वालिटी के हिसाब से, अपने कहते हैं ना कैपेबिलिटी के हिसाब से ये देख लो कि आप किस में फिट बैठते हो। तो मैं सबसे पहले आप बता देती हूँ कि ये तीनों चीज़ जो है, ये तीनों रोल है, वो क्या है एंड आप इसके लिए कब अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो कि नहीं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये तीनों जो है ना रोल, इन तीनों का भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। एक तो होता है कि जस्ट नॉर्मल वाला ऑफिसर रोल पे जो आप होगे, ऑफिसर लेवल पे आओगे। एक हो जाता है एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो जाओगे। ठीक है, इससे एक स्टेप ऊपर। तो आप अगर 12th पास आउट हो तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, बट सिर्फ ऑफिसर लेवल के लिए। ठीक है, ऑफिसर लेवल के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप 12th पास आउट के बाद ही अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, बट अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो एंड आप अप्लाई करना चाहते हो इन तीनों पोजीशन के लिए, तो भी आपको ऑफिसर लेवल ही मिलेगा, जस्ट बिकॉज आप एक्सपीरियंस क्रू नहीं हो, लाइक एक्सपीरियंस ग्राउंड स्टाफ क्रू नहीं हो आप। ठीक है, तो इसी वजह से ना लोग कहते हैं कि ग्रेजुएशन ज़रूरी है, ग्रेजुएशन ज़रूरी है। ग्रेजुएशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए आप जाना चाहते हो ना सीधा, तो आपको उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। बट आप पूरे ही फ्रेशर हो तो आपको 12th के बाद वाले के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन करा हुआ है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, कि 12th के बाद आप ऑफिसर लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो आराम से, विदाउट एनी वरीज। ठीक है, तो अभी ऑफिसर लेवल आपको समझ में आ गया, जो फ्रेशर्स है 12th पास आउट। एंड एग्जीक्यूटिव लेवल जो हो जाता है, वो ग्रेजुएशन उनकी मस्ट है, ग्रेजुएट होना एंड एक्सपीरियंस होना भी मस्ट है। एविएशन लाइन में ही एक्सपीरियंस होनी चाहिए, कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी रोल में एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट भी मस्ट है वहाँ पे। फाइन, ओके, तो ये चीज़ आपको दोनों समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि रैंप में क्या काम होता है, सिक्योरिटी में क्या काम होता है एंड कस्टमर सर्विस में क्या काम होता है। मैंने सारी चीज़ें पॉइंट आउट करके रख ली हुई है कि इन तीनों का क्या काम होता है, ताकि आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सको अपने हिसाब से कि आप किस चीज़ में फिट बैठते हो। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी के साथ साथ बताऊंगी कि आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं अप्लाई कर सकते हो, आप देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले कस्टमर सर्विस, प्लीज़ आप नोट इट डाउन भी करते रहो, पेन पेंसिल लेके बैठा करो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कस्टमर सर्विस का है ना, आपको 12th पास आउट होना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला ऑफिसर लेवल के लिए। आप अगर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही इंटरव्यू देना, या अंडर ग्रेजुएट हो, बीच में हो, तो भी आप दे सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें।
तो सबसे पहला हो गया आपका एलिजिबिलिटी, 12th पास आउट होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, कोई भी फेक सर्टिफिकेट नहीं। उन्होंने अपने वेबसाइट पे स्पेशली मेंशन कर रखा है कि अगर बाद में पता चला कि तुमने कहीं से फेक डिग्री बनवाई है या कुछ ऐसा, तो हम तुम्हें हर एयरलाइन से टर्मिनेट करवा देंगे। आप एक बार प्लीज़ पढ़ लेना, आप जब भी फॉर्म फिलअप करोगे वो चीज़ पढ़ लेना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब एज की बात करते हैं, तो एज आपकी 18 से 27 होनी चाहिए इफ़ यू आर अ फ्रेशर, ठीक है। फ्रेशर्स की एज लिमिट है 27, 28 हो तो दिक्कत है, नहीं होगी, 27 मस्ट है। बीएमआई की बात करते हैं तो बॉडी मास इंडेक्स आपका 0 भी होगा तो भी चलेगा, तो वो चेक ही नहीं करते कि आपकी बॉडी मास इंडेक्स कितनी है। अगर आप बहुत मोटे हो ना, ओवर वेट हो ना, स्टिल यू कैन अप्लाई। अगर आप बहुत पतले हो, हद से ज़्यादा पतले हो, स्टिल यू कैन अप्लाई। अगर आप बहुत छोटे हो, हद से ज़्यादा छोटे हो, स्टिल यू कैन अप्लाई। बहुत लंबे हो, स्टिल यू कैन अप्लाई। टेढ़े हो, थोड़े से ऐसे वैसे हो, स्टिल यू कैन अप्लाई। बट आपके बॉडी में कहीं भी टैटूज विजिबल नहीं होनी चाहिए यूनिफॉर्म पहनने के बाद में, ठीक है। योर टैटू शुड नॉट बी विजिबल जब भी आप यूनिफॉर्म पहनो। बस इसी चीज़ की यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि टैटूज विजिबल नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसे आपके बॉडी पे कुछ लिखावट नहीं होनी चाहिए, वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। ये एलिजिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि बस इन्हीं एलिजिबिलिटी को चाहा है उन्होंने। ऐसे नहीं लिखा है कि इंग्लिश इज़ मैंडेटरी, हिंदी इज़ मैंडेटरी, बट इफ़ यू नो इंग्लिश वेरी वेल दैन मस्ट ओके, लाइक बहुत ही ज़्यादा ओके। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, प्रेफरेंस ज़्यादा अच्छा मिलता है, काफ़ी अच्छा मिलता है, प्रेफरेंस मिल जाती है। बट इंग्लिश वैसे भी आनी चाहिए टू डील विद योर कस्टमर, टू डील विद योर पैसेंजर, जो भी आते हैं तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। नाउ हम बात करते हैं कि कस्टमर सर्विस की जॉब रोल क्या होती है। लाइक आप अगर कस्टमर सर्विस के सिलेक्ट होते हो तो आपको क्या करना है। अब मैं पूरा तो आपको नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये तो आप जॉब करोगे तो ही आपको पूरे इन डिटेल पता चलेगी। अब हम वीडियो के माध्यम से आपको कितना ही बता सकते हैं, फिर भी मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि क्या करते हैं उसमें, ठीक है। आप जब देखते हो कि कस्टमर आते हैं टिकट कटवाने के लिए, जो टिकट वाले जो लाइन होती है ना, वहाँ पे जो आप देखते होंगे ना, लड़कियाँ बैठी होती है काफ़ी अच्छे से एप्रोप्रिएट मैनर में, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी के साथ में, वो सारे का काम होता है कस्टमर सर्विस वाला, वो काम होता है, वो लाइन कस्टमर सर्विस वाली होती है। वहाँ पे आपको टिकटिंग का काम करना है, रिजर्वेशन का काम करना है, बोर्डिंग में कौन जा रहा है नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ें आप ही के ऊपर होती है। मतलब कस्टमर को फ्लाई कराने वाला जितना भी काम होता है ना, वो आप ही का काम होता है। आप ही के काम से वो फ्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। कस्टमर को पर्सनली डील करने का भी काम एक कस्टमर सर्विस का ही होता है। एंड बैग, अगर किसी जो हमारे लगेज वगैरह जो जाती है ना फ्लाइट में, तो उस पर अगर कोई भी इशू हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस वक्त कस्टमर को हैंडल करने का भी काम एक कस्टमर सर्विस को ही होता है कि आप अब किस वे में उसको हैंडल करोगे। बैग में जो प्रॉब्लम आ गई, किसी का बैग फट जाता है, कुछ हो जाता है, ये सब चीज़ें भी आप ही को करनी पड़ती है। एंड बैग जब जाती भी है ना, तो वो भी कस्टमर सर्विस का ही काम होता है, उस चीज़ को हैंडल करके अच्छे से पहुँचाना, ताकि हाँ कोई भी इशू ना रहे। सारी चीज़ों का नोट डाउन करना, सारी चीज़ फाइल बनाना, पता करना, नाम लिखना, नोट करना, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें, जितनी चीज़ें होती हैं ना, लिखावट वाली चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें कस्टमर सर्विस का ही होता है। बहुत ही टफेस्ट काम होता है। एंड यहाँ पे इंग्लिश इज़ मैंडेटरी, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए तो होनी चाहिए। उन्होंने रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा है, बट जितना मुझे पता है इंग्लिश इज़ मैंडेटरी, क्योंकि कस्टमर जो होते हैं ना, वो हमेशा हिंदी नहीं बोलते हैं, अब इंग्लिश भी बोलते हैं ज़्यादातर। अक्सर एयरपोर्ट पे, फ्लाइट में सब तो इंग्लिश ही बोलते हैं, तो आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। एंड ऑल्सो पर्सनालिटी आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप जिस तरह से बोल रहे हो, जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो खुद को, अपने उस इंडिगो को, तो अच्छा लगना चाहिए। तो वो सब चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो काम बस टिकटिंग, रिजर्वेशन और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा सा पढ़ लेना, जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे और भी चीज़ें पढ़ लेना। यही सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं रैंप की, कि रैंप क्या होता है। आप रैंप के लिए अप्लाई कर रहे हो, बट यू डोंट नो व्हाट इज रैंप, राइट। आपको पता ही नहीं कि रैंप क्या होता है, बट आप स्टिल ग्राउंड स्टाफ करते हो, बट रैंप का मीनिंग ही नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं रैंप को बता देती हूँ कि रैंप जो होता है ना, जहाँ पे भी फ्लाइट जो होती है ना, पार्किंग होती है, पार्किंग जो लॉट होता है, पार्किंग स्लॉट जो होता है ना, उसको रैंप कहते हैं। जहाँ पे एरोप्लेन वहाँ पे बैठा होता है, ठीक है, बैठा होता है, खड़ा होता है, वो उस जगह को, उस पार्किंग एरिया को कहते हैं, रैंप कहते हैं, ठीक है। तो इस रैंप वाले पोजीशन के लिए भी हायरिंग होती है बहुत बुरे तरीके से, बहुत ही चीज़, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रैंप के लिए वर्कर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि फ्लाई कराने तक का पूरा सफ़र इन्हीं के हाथों में होता है। बहुत ही टफेस्ट पार्ट होता है रैंप। सिक्योरिटी कह लो, कस्टमर सर्विस कह लो, ग्राउंड स्टाफ की ड्यूटी बहुत ही टफेस्ट पार्ट है। आई रियली सल्यूट जो भी कर रहे हैं ना, ऐसे बहुत ही मुश्किल का काम करते हैं ये लोग, ठीक है। तो रैंप वही होता है जो पार्किंग स्लॉट पे होती है, वहाँ पे आपका बैगेज लोड होता है, अनलोड होता है, पैसेंजर लोड होते हैं, अनलोड होते हैं, फ्यूल बढ़ाते हैं या कुछ भी करते हैं, पार्किंग एरिया आप कह लो, वो रैंप का काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि उस रैंप में
आपकी क्या ड्यूटी होगी, आप क्या करोगे वहाँ पे जाके। तो सबसे पहले ड्यूटी है लगेज वगैरह जो होता है ना, जो कस्टमर कहीं और बैठते हैं उनका लगेज वगैरह जो पहुंचाना, सेफ्टी के साथ रखना वहाँ पे। तो लोडिंग का काम होता है आपका, उनके लगेज को लोड करना, अनलोड करना, एंड फिर एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग देखना कि सब कुछ ठीक है, सर्विसिंग उनकी पूरी सर्विसिंग को चकाचक चेक करना होता है आपको। एंड इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो जहाँ पे आपको रूल्स बता दिए जाते हैं कि आपको कहाँ इन्फॉर्म करनी है, उन सब चीज़ों की A to Z इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है, क्योंकि आपका यही ड्यूटी है सारी चीज़ को चेक करना एंड अपने सीनियर को बताना। तो ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा। ऑल्सो जो ट्रॉलीज होती है ना, ट्रॉली को कैसे सेट करना नहीं करना, ये सब चीज़ भी आपका ही काम होता है। एयरक्राफ्ट बाहर से जितना कुछ कर सको ना, वो सारी चीज़ भी रैंप वाले का ही काम होता है। एक एयरक्राफ्ट बहुत ही सुंदर चकमका रहा है ना, वो भी एक रैंप वाले का काम होता है, वो भी ये सब करते हैं अच्छा खासा, क्योंकि कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये एक उनके एविएशन के ऊपर पड़ जाता है कि अरे ये तो ऐसा था, ये तो ऐसा था। तो A to Z बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। एंड ऑल्सो ये सेफ्टी का मामला है, लगेज का मामला है, लोगों की बैगेजेस होती है, इतनी इतनी इंपॉर्टेंट कीमती चीज़ें होती हैं, तो सब चीज़ अच्छे से अप्रोप्रिएट वे में चले जाए। ये सारा रखवाली, ये सारा चीज़ किया धरा रैंप वालों का होता है। बहुत ही मेहनत के साथ वो कस्टमर की सारी चीज़ें सेफली पहुँचाते हैं। ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट रैंप वालों का वर्क। फाइन, ओके, अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, कि सिक्योरिटी में क्या होता है नहीं होता है। सिक्योरिटी इज ऑल्सो द टफेस्ट पार्ट। आप जब एंटर करते हो ना एयरपोर्ट में, तो सबसे पहला जो आप जब एयरपोर्ट में एंटर करते हो, तो सबसे पहला जो आपका किसी से मुलाकात होती है ना, वो होता है वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड, है ना। वो सारे सिक्योरिटी जो होता है ना, इसकी भी अच्छी खासी हायरिंग चलती है, बहुत ही ज़्यादा इसमें भी चाहिए होता है वर्कर जो काम करे एविएशन के लिए। ठीक है, इसमें भी आपकी 12th पास आउट मैंडेटरी है, होनी चाहिए। एंड आप ग्रेजुएट कर चुके हो तो आप ऊपर लेवल का मिल सकता है, लाइक प्रमोशन जल्दी हो जाती है। एंड अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो ग्रेजुएशन करने के बाद में। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। कोई भी एज की क्राइटेरिया 18 to 27 है, बट BMI का कोई फ़र्क नहीं है, कुछ नहीं है। एंड इफ़ यू आर एन NCC कैंडिडेट, देन यहाँ पे तो प्रेफरेंस बहुत बढ़ बढ़ के मिलता है। मतलब अगर आपने NCC किया हुआ है ना, तो यहाँ पे सबसे पहला प्रेफरेंस आप ही को मिलेगा, बाकी सबको फेंक देंगे वो। ठीक है, तो सिक्योरिटी में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम बात करते हैं कि अब सिक्योरिटी में क्या क्या ज़रूरत होती है। अब आप मान लो आप एयरपोर्ट पे आए हो, आपने अपना लगेज उतारा, सब कुछ उतारा, आप गेट पे आए एयरपोर्ट के। सबसे पहला जो मुलाकात होती है ना जिस सर से, वो सर होते हैं सिक्योरिटी वाले। वो सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग करेंगे ऊपर से नीचे तक। ठीक है, आपके बॉडी में कुछ नहीं मिला, कुछ भी ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं मिली, आप पास हो जाओगे। आपका बैगेज आएगा। अब बैगेज की जो चेकिंग करते हैं ना, आपकी बैगेज की जो स्क्रीनिंग करते हैं कि कहीं आपने उसमें कुछ चाकू, नोकीली चीज़ें, फायर की चीज़ें कुछ तो नहीं डाल रखी है। वो सब चीज़ें जो स्क्रीनिंग होती है ना, वो भी एक सिक्योरिटी का ही काम होता है, वो भी सिक्योरिटी वाले ही करते हैं। ठीक है, आपके लगेज को पूरा ध्यान से स्क्रीन करना, क्या है नहीं है, वो सारी चीज़ों का बायोडाटा रखना, पता करना, वो उन्हीं का काम होता है। ठीक है, और उनका काम क्या होता है, क्रू जो आती है ना हमारे एयरपोर्ट पे, या पायलट आते हैं, या कोई भी आता है, लाइक एविएशन के कोई मालिक भी आ जाए ना, उसको भी चेकिंग करना सिक्योरिटी के हाथ में होता है। वो भी उसको ऐसे अंदर नहीं जाने देते हैं विदाउट एनी चेकिंग। तो सबकी चेकिंग सबसे मोस्ट प्रोबेबली ना चेकिंग का ही काम होता है। आप उसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आपकी जो हाथ में आपका टिकट होता है, वो टिकट भी चेकिंग करते हैं। वो टिकट चेक करने वाले भी सिक्योरिटी ही कहलाते हैं, वो भी चेक करते हैं। उसके बाद ही आपको आगे पुश करते हैं कि अब आप आगे जा सकते हो। अगल बगल आप आंखें फेर के देखना, आपको काले कोट में कुछ लोग मिल जाएंगे, या नॉर्मली भी मिल जाएंगे, वो भी सिक्योरिटी का ही काम करते हैं। तो सिक्योरिटी में बहुत सारा पोस्ट आ जाता है, बहुत एक्सेस पोस्ट आ जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, कहाँ पे नहीं काम कर रहे हो। बट सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा कह लो कि नीड है वहाँ पे। सिक्योरिटी के बिना कुछ भी नहीं है। एक फ्लाई नहीं कर सकते विदाउट एनी सिक्योरिटी। ग्राउंड में हर चीज़ होने वाली के पीछे जो सबसे बड़ा एक होता है ना कि टेंशन फ्री लोग रहते हैं, वो भी सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी की सबसे बड़ा हाथ होता है एक एयरलाइन, एक एयरपोर्ट को बहुत ही सेफ रखने के लिए। ठीक है, तो सिक्योरिटी का ये सब चीज़ें भी काम होता है। अगर आप कुछ लोग कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड का भी काम यही होता है क्या, तो देखो सिक्योरिटी गार्ड आप नहीं कह सकते। सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक अलग पोजीशन होता है। सिक्योरिटी जो आपकी है ना, आप सिक्योरिटी गार्ड तो बाहर खड़े रह जाते हैं जहाँ पे वो गार्ड का काम करते हैं।
सिक्योरिटी ऑफिसर से नाम से आप जाना चाहते हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड से नहीं जाना चाहते, आप सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप वहाँ के ऑफिसर कहलाओगे, वहीं वहाँ पे भी सेम रेस्पेक्ट मिलेगी आपको जो आपको दूसरे पोजीशन पे मिल सकती है, ठीक है। तो कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, किसी के एक के बिना भी वहाँ पे कोई भी एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर सकता, सबके साथ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, पूरा कोऑर्डिनेट करके एक एरोप्लेन वहाँ से फ्लाई करता है। तो सोचो कितनी मेहनत लगती होगी। तो विदाउट ग्राउंड स्टाफ कोई भी फ्लाइट फ्लाई नहीं कर सकती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना थी। तो यू कैन अप्लाई फॉर ग्राउंड स्टाफ बहुत ही आराम से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट पार्ट होता है जॉब का, एंड अच्छी खासी लाइफ भी होती है इसमें, बहुत मेहनत होता है, बहुत अंडर प्रेशर काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया कि तीनों का जॉब रोल क्या है। अगर कहीं पे छोटे छोटे डाउट रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे पूछ सकते हो, और जब आप अप्लाई करोगे ना तो वहाँ पे आप आराम से देख सकते हो कि आपका जॉब रोल क्या है। नाउ आई विल टेल यू कि कौन कौन से लोकेशन पे इस जॉब का चल रहा है कि अभी अप्लाई कर सकते हो आप। तो सबसे पहला है भुवनेश्वर, उसके बाद है श्रीनगर, ग्वालियर, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कंगड़ा, पंतनगर, गोवा, शिरडी, नागपुर, पुणे, अहमदाबाद एंड सूरत, ठीक है। इन सारे जगह पे आप आराम से अप्लाई कर सकते हो ग्राउंड स्टाफ के लिए, एंड आपको इनविटेशन आएगा, क्योंकि ये वॉक इन इंटरव्यू तो नहीं है, क्योंकि कोई भी लोकेशन आराम से एग्जैक्ट जो वेन्यू होती है ना वो सब उन्होंने मेंशन नहीं करा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको इनविटेशन का वेट करना पड़ेगा। यू विल गेट एन इनविटेशन फ्रॉम इंडिगो, फिर आप वहाँ पे जाना अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू टाइम, जो भी वेन्यू मिलेगा आपको। प्लीज़ कीप चेकिंग योर ईमेल जब भी आप किसी भी एविएशन के लिए, किसी भी एयरलाइन के लिए अप्लाई करते हो ना, कीप चेकिंग योर ईमेल। हमेशा अनम्यूट करना, मैं हर किसी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अनम्यूट करके रखना, क्योंकि कितने मिस कर देते हैं, ठीक है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ। ग्राउंड स्टाफ के जो इंटरव्यू होते हैं, फॉर्म फिलअप से लेके इंटरव्यू तक, 1 रुपये भी एयरलाइन चार्ज नहीं करता है। उन्होंने अपने वेबसाइट पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है दैट वी डू नॉट चार्ज एनी सिंगल मनी फ्रॉम एनी कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, फॉर ट्रेनिंग, फॉर ज्वाइनिंग, एनीथिंग। एंड प्लीज़ कभी भी आपको किसी नंबर से या कोई ऐसे वैसे लिंक की तरफ से अगर आपको ऑफर लेटर आता है, डू नॉट एक्सेप्ट, प्लीज़ रिपोर्ट दैट आईडी, जो भी जहाँ से भी आती है, क्योंकि इंडिगो हमेशा अपना एक प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही या प्रॉपर ऑफिशियल ईमेल के थ्रू ही आपको ऑफर लेटर देते हैं या इन्विटेशन भेजते हैं या कुछ भी देते हैं। कहीं भी 1 रुपये भी मांगे ना, जस्ट रिपोर्ट दैट आईडी, जो भी जहाँ से भी आता है। नेवर बिलीव, कभी भी इन सब चीज़ों के लिए फंसना नहीं है। ऑल्सो आई विल टेल यू कूलिंग पीरियड, अगर आप इसमें कूलिंग पीरियड भी उन्होंने बहुत स्पेशली मेंशन कर रखा हुआ है कि अगर आप रिजेक्ट होते हो इंटरव्यू में तो आप 6 मंथ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर 6 मंथ, लाइक कूलिंग पीरियड यहाँ पे 6 महीने का है, कैबिन क्रू में 3 महीने का होता है, यहाँ पे उन्होंने 6 मंथ का दिया हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिख दिया हुआ है। प्लीज़ आप जब भी फॉर्म फिलअप करोगे तो अपने वेबसाइट पे अच्छे से देख लेना, चीज़ें पढ़ लेना, पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो तो आप देख ही लेते हो, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया हो। वहाँ की लैंग्वेज काफ़ी टफ होती है, आपको समझ में नहीं आएगी, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ना समझ में आए ना चलेगा, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना, चीज़ों को पढ़ना, ताकि आपको थोड़ा भी आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो आप खुद जब पढ़ोगे ना कोई चीज़ तो आपको ज़्यादा उस चीज़ की क्लैरिटी मिलती है। दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग यू टू रीड ऑल दी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑल दी रेगुलेशंस, रूल्स, द रिक्वायरमेंट्स, द ड्यूटीज़, वॉट एवर इट इज़, सब चीज़ पढ़ो वहाँ पे, ठीक है। वो सारे चीज़ मेंशन कर देते हैं, ठीक है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करनी है। अकॉर्डिंग टू प्लेस वेयर यू वांट टू अप्लाई फॉर द इंटरव्यू, यू कैन चूज दैट प्लेस एंड अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई फॉर दैट। अपना अच्छा खासा रिज्यूम अपडेट वाला वहाँ पे भेज देना, इन्विटेशन का वेट करना। एंड अगर आपको अप्लाई करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है ना, तो मैंने कैबिन क्रू वाले इंटरव्यू के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, मैं आपको आई बटन एंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी। उसमें मैंने ना अच्छे से बता रखा है कि किस तरह से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि बेसिकली दोनों का फॉर्म सेम ही है, थोड़ा सा इधर उधर है वो आप खुद समझ जाओगे, बट सेम है दोनों का। बट फिर भी अगर आपसे नहीं हो रहा है फॉर्म फिलअप तो कमेंट में आप बता देना, तो मैं उस चीज़ के लिए भी हेल्प कर दूंगी। बट प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलो बस यही सब चीज़ें मुझे बतानी थी। अगर कोई चीज़ छूट गया हो या मैं नहीं बता पाई हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर माफ़ करना, आप उसको थोड़ा सा खुद भी पढ़ लो, चले जाओ, ठीक है। तो चलो बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो कर ही देना यार प्लीज़, एंड डू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी, मैं वहाँ पे कुछ कुछ अपडेट्स डालते रहती हूँ एविएशन को लेके, एंड मैं काफ़ी Q&A भी देती हूँ वहाँ पे कि कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है, तो यू कैन आस्क मी हेयर। मैं स्टोरी के थ्रू रिप्लाई कर देती हूँ, या तो मैं आपको पर्सनली DM पे भी रिप्लाई कर देती हूँ अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ऑल्सो मैं या तो यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू हेल्प कर देती हूँ। फाइन, तो डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी प्रिया फ्लाई। चलो बाय।